मॉर्निंग स्टूडेंट, ग्लोबल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र एचरा, सीनियर फैकल्टी ऑफ बॉटनी। आपके सबसे पहले बायोलॉजी क्लास लेते हैं। देखो, बायोलॉजी, बायो कहते हैं जीव और लॉजी कहते हैं अध्ययन को। जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें जीवों की स्टडी, जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। सबसे पहले इसके फादर की बात करें। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपके एरिस्टोटल, जिसको कहते हैं अरस्तु। तो जीव विज्ञान के फादर कौन है? अरस्तु। इस बायोलॉजी आप देखोगे, इस बायोलॉजी की दो ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? दो। एक तो आपके बॉटनी, एक आपके जूलॉजी। तो सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन बताया कि बायोलॉजी जीव विज्ञान, यानी कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इसके फादर कौन है? अरस्तु। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बायोलॉजी का ओरिजिन, बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसी हुई, ये जीव बने कैसे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक बात करें कि इसका एक ओरिजिन दे रखा है आपके इस जीव विज्ञान का, कि इस जीव का ओरिजिन कैसे हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसी हुई। सबसे पहले अगर अपन ये देखें इस जीव के बारे में, तो देखना एक बार। सबसे पहले ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है। परमाणु की बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कोई भी एक परमाणु। जब परमाणु, ये भी कोई परमाणु, जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एक अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का। पहली बात तो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका आगे विभाजन करना संभव नहीं है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। अणु भी दो प्रकार के होते हैं। अणु कितने प्रकार के? दो। एक तो सूक्ष्म अणु, एक होता है वहृत अणु। एक क्या होता है? वहृत अणु। अणु किसे कहते हैं? दो परमाणु से मिलकर बना, दो परमाणु से मिलकर जो बनता है उसे अणु कहते हैं। अणु कितने प्रकार के? दो। एक तो सूक्ष्म, एक वहृत। इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, और इसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। सूक्ष्म और वहृत अणु मिलकर बनाते हैं सेल, कोशिका। तो वहृत और सूक्ष्म अणु मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका। और कोशिकाएं मिलकर बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू, यानी उत्तक। तो ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। और उत्तक टिश्यू मिलकर बनता है ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन या अंग। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और अंग से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं बॉडी, आपका शरीर। क्या बनाते हैं? बॉडी, शरीर। तो सबसे पहले अपन बात करें कोशिका। कोशिका क्या है? तो अपने शरीर का एक आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक। तो कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अब कोई कहे उत्तक कैसे? आपने जंतुओं में पढ़ा है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक। और इसके अलावा आप बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर आपके वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, ये आपके उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, अंग। अब अपने शरीर की बात करें, अपने अंदर अंग कौन से? तो आप अंग की बात करोगे, जैसे आपका हृदय, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, आपका लीवर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है? अंग। और अंग से बनता है अंग तंत्र। अब कोई के अंग तंत्र कैसे? कौन है अंग तंत्र? अंग तंत्र की बात करें तो आपके रक्त परिवहन तंत्र, ऊष्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र कौन से? पाचन,
तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, ऊष्ण तंत्र, श्वसन तंत्र, और ये तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? शरीर, आपकी बॉडी, और शरीर मिलके क्या बनता है? आपकी जनसंख्या। बात क्लियर? और जनसंख्या से बनता है आपका इकोसिस्टम। क्या बनता है? इकोसिस्टम, पारितंत्र जिसको आप कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार इस बॉडी का निर्माण कहाँ से हुआ? इस कोशिका से। तो कोशिका शरीर का, कोशिका कौन सा भाग है शरीर का? कोशिका एक आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की वह आधारभूत इकाई जो अपनी संरचना बनाती है, अपनी फंक्शन करती है, क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो इस प्रकार अपन देखें, सबसे पहले परमाणु। परमाणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसका आगे विभाजन करना संभव नहीं। परमाणु, परमाणु मिलके अणु, अणु दो प्रकार के सूक्ष्म और वृहत, और इनसे मिलके बड़ी है कोशिका। कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र बनाता है हमारा शरीर। तो इस प्रकार हमारे शरीर यानी किसका निर्माण हुआ? जीव का। और इस जीवों के अध्ययन को अपने क्या कहा था? बायोलॉजी। इस जीव के अध्ययन को क्या कहा था? बायोलॉजी। बात क्लियर? तो अपन यहाँ बायोलॉजी पढ़े। अब ने बताया बायोलॉजी की दो, बायोलॉजी के फादर की बात करें तो अभी मैंने बताया बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और इसकी दो ब्रांच बॉटनी और जूलॉजी। अब सबसे पहले आपके बॉटनी जो ब्रांच है इसको देखते हैं। क्लियर? और इस बॉटनी क्या है? साइंस की, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। और इसके फादर की बात करें तो इसके फादर कौन है? थ्रियोफेट्स। कौन है? थ्रियोफेट्स। बॉटनी के फादर कौन है? थ्रियोफेट्स। सबसे पहले आपके जेट की बात करें तो आपके सबसे पहले एक टॉपिक दे रखा है टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकी और वर्गीकरण है। वर्गीकी क्या है? तो वर्गीकी आपके टैक्सोनॉमी से बना है। देखो टैक्सो, इसका अर्थ होता है टैक्सिस, और नोमी का अर्थ होता है नोमस। टैक्सस कहते हैं आपके व्यवस्था या व्यवस्थित, इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट, और नॉर्म्स किसको कहते हैं? नियम को। व्यवस्थित नियम, टैक्सोनॉमी को आप देखोगे तो इसका हिंदी अर्थ होता है व्यवस्थित नियम। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं वर्गीकी? तो वर्गीकी एक ऐसा सोपान है जो वर्गीकरण के अध्ययन में प्रयुक्त होता है। वर्गीकी एक ऐसा सोपान है जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के अध्ययन में प्रयुक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। इस वर्गीकी के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो अपन पढ़ेंगे। वर्गीकरण के इस वर्गीकी के 4 महत्वपूर्ण बिंदु वो देखिए। वर्गीकरण के 4 महत्वपूर्ण बिंदु, उसमें सबसे पहले आपके आता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। क्या आता है? पहचान। दूसरा आता है उसमें नामकरण, नोमेनकल्चर। तीसरा आता है वर्गीकरण। चौथा आता है आपसी संबंध। तो इस वर्गीकी के 4 पद है या महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले पहचान, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा नोमेनकल्चर। तीसरा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और चौथा आपसी संबंध। यानी कि भी किसी भी जीव को आप पहचानो, सबसे पहले काम होता है पहचानने का। तो पहला काम पहचानना, पहचान कर उसका नामकरण करना कि क्या नाम है इसका। तीसरा वर्गीकरण है, वर्गीकरण यानी इसको अलग अलग पार्ट के अंदर, क्लास के अंदर उसको डिवाइड करना, और उनमें आपसी क्या संबंध है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु किसके थे? आपके टैक्सोनॉमी की। बात क्लियर? टैक्सोनॉमी वर्ड, ये शब्द ये दिया था एपीडी कंडोले। किसने दिया था? एपीडी कंडोले।
एक साइंटिस्ट थे एपीडी कंडोले, इसने कौन टर्म दी थी आपके वर्गीकी। तो वर्गीकी टर्म किसने दी थी? एपीडी कंडोले ने। याद हो गया, वर्गीकी टर्म किसने दी थी? एपीडी कंडोले। आगे बात करें वर्गीकी किसे कहते हैं, तो वर्गीकी एक ऐसा साधन है जो वर्गीकरण के अध्ययन में प्रयुक्त होता है। किसके अध्ययन में? वर्गीकरण के अध्ययन में प्रयुक्त होता है। इसे क्या कहते हैं? वर्गीकी। इसी वर्गीकी के 4 महत्वपूर्ण भेद: पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और आपसी संबंध। अब आपके आगे बढ़ दे रखा है वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या चीज़ है, इसकी बात करें अपन। क्या है वर्गीकरण? तो वर्गीकरण जीव विज्ञान के अंदर या पादप जगत के अंदर या किसी भी जीव जगत के अंदर वर्गीकरण का अर्थ होता है किसी भी जीव को व्यवस्थित क्रम में या उसके भागों के अंदर उसको डिवाइड करना, जिससे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में उसी में क्या रहे, आसानी रहे। इसे क्या कहते हैं? वर्गीकरण। यानी उसके वर्ग में डिवाइड करना, जीवों को उनके वर्गों में, जीवों को उनके वर्गों में या भागों में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें अध्ययन में क्या होती है? सुविधा। अध्ययन में क्या होती है? सुविधा। बात क्लियर? तो सबसे पहले अपन वर्गीकरण के बारे में इसकी हिस्ट्री देके, इतिहास देके, इसका वर्गीकरण का इतिहास की बात करें तो वर्गीकरण के इतिहास में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में बताया कि किसी भी सजीव जगत को उसके भागों में बांटना। अब अरस्तु ने सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। उपयोगिता के आधार पर जीवों का क्या किया? वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर सबसे पहले अरस्तु, जो एक दार्शनिक फिलोसफर थे, उन्होंने सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण के बारे में हमारे को बताया और जीवों का क्या किया? उसने वर्गीकरण। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किसके आधार पर किया था? उपयोगिता के आधार पर। उसने इसके अलावा रक्त कोशिकाओं के आधार पर भी, किसके आधार पर? रक्त कोशिकाओं के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद उसने उनके चलने, उड़ने, तैरने के आधार पर भी वर्गीकरण किया था। ये एक दार्शनिक थे, अरस्तु फिलोसफर थे। उसने उपयोगिता के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया। इसके अलावा उन्हें प्राणियों का अध्ययन रक्त कोशिकाओं के आधार पर भी किया। इसके अलावा उन्होंने चलने, उड़ने, तैरने के आधार पर भी क्या किया था? जीवों का वर्गीकरण। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। सबसे पहले द्विजगत प्रणाली, 2 किंगडम सिस्टम। क्लासिफिकेशन का दूसरा पॉइंट कौन सा आता है? 2 किंगडम सिस्टम। यानी जीवों का वर्गीकरण का दूसरा पॉइंट है द्विजगत प्रणाली, 2 किंगडम सिस्टम। द्विजगत प्रणाली कौन सा आ गया? द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली की बात करें तो द्विजगत प्रणाली एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस नीलियस। इस वैज्ञानिक ने द्विजगत प्रणाली को दिया और इसने जीवों को 2 भागों में बांटा। एक तो पादप जगत, एक जंतु जगत। एक पादप जगत, एक आपका जंतु जगत। इसके बाद में जीवों का वर्गीकरण में पादप जगत और जंतु जगत दोनों को अलग अलग कर लिया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है 3 किंगडम सिस्टम, 3 जगत प्रणाली, 3 जगत, 3 किंगडम सिस्टम। तीन जगत प्रणाली एक वैज्ञानिक थे, हेक्कल। कौन थे भाई? हेक्कल।
तीन जगत प्रणाली हैकेल ने दी। किसने दी? हैकेल ने। कौन सी प्रणाली? तीन जगत प्रणाली किसने दी थी? हैकेल ने। हैकेल एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने तीन जगत प्रणाली दी। इसने क्या, तीसरा कौन सा आ गया कि कैरस लिनियस ने दो पादप जंतु, इसमें तीसरा कौन सा आ गया? तो इसमें तीन जगत प्रणाली में देखना सबसे पहले तीसरा आ गया एक प्रोटिस्टा। कौन सा आ गया? प्रोटिस्टा। फिर ये आपका पादप जगत और ये आपका जंतु जगत। उसमें प्रोटिस्टा देखा गया कि प्रोटिस्टा न तो पादप है और न ही जंतु, न जंतु और न ही पादप। तो पादप और जंतु की जो बीच की कड़ी है इसको बोला उसने प्रोटिस्टा। तो तीन जगत प्रणाली होगी, प्रोटिस्टा हो गया, पादप जगत हो गया और जंतु जगत। इसके बाद में चार जगत प्रणाली, फोर किंगडम सिस्टम। चार जगत प्रणाली। चार जगत प्रणाली में अब की बार ये चार जगत प्रणाली आपके साइंटिस्ट थे कोपलैंड। कौन से थे भाई? कोपलैंड। इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के आधार पे इसको डिवाइड किया। किसके आधार पे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर चार किंगडम सिस्टम को किसने दिया? कोपलैंड ने। प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, अभी मैं आपको अगर नहीं पता है तो डिस्कस करूंगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम बताते हैं। इसने चार जगत में सबसे पहले बात करें तो एक आपके आ गया, उसमें तीन जगत में तो कौन से थे आपके? प्रोटिस्टा, पादप जगत, एक आपके था जंतु जगत। चौथा कौन सा आ गया इसमें? तीन तो ये तीन वाले आ गए, ये चौथा। अपन तो चार वाली बात करें, चौथा आगा आपके आ गया इसमें मोनेरा। क्या आ गया? मोनेरा। क्योंकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा आपके ये पादप और आपके जंतु। पादप यानी प्लांटी और जंतु यानी एनिमेलिया। हिंदी में भी एनिमेलिया से लिखते हैं, एनिमेलिया या एनीमिया। तो ये प्लांटी, ये एनिमेलिया, ये किसके हैं? आपके फोर किंगडम के हैं। ये तीनों क्या हैं? प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। ये आपके कौन है? यूकैरियोट्स है। और ये क्या है? मोनेरा, प्रोकैरियोट्स। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स और ये आपके क्या है? यूकैरियोट्स। क्लियर? तो चार जगत के अंदर मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, पादप जगत और जंतु जगत यानी प्लांटी और एनिमेलिया। आ जाइए फाइव किंगडम सिस्टम। कौन सा? पांच जगत प्रणाली। पांच जगत प्रणाली की बात करें तो इस पांच जगत प्रणाली के जो आविष्कारक हैं वो आपके आर.एच. व्हिटेकर हैं। कौन है? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने पांच जगत प्रणाली दी और पांच जगत प्रणाली में कौन से है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पांच जगत प्रणाली किसने दी? आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। सबसे पहले पांच जगत प्रणाली। एक नंबर आ गया मोनेरा, दूसरा आ गया प्रोटिस्टा, तीसरा आ गया फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस प्रकार ये पांच जगत प्रणाली आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दी गई और जीवों को कितने भागों में बांटा? पांच भागों में। जीवों को कितने भागों में बांटा? पांच भागों में। कौन कौन से है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर? आगे अपन बात करें इस आर.एच. व्हिटेकर की पांच जगत प्रणाली को देखें अपन, इसके सिम्टम्स चेक करें तो ये देखना
आर.एच. विटेकर के 5 कौन से हैं भाई? एक नंबर क्या लिखा मैंने? मोनेरा। क्या लिखा? मोनेरा। मोनेरा कौन सा ग्रुप है भाई? प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। ये प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, ये तो मैं भी बताऊंगा आपको। एक बार देखिए, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स। दूसरा कौन सा आपके आ गया? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा आ गया? फंजाई। चौथा कौन सा आ गया? प्लांटी। पांचवा कौन सा आ गया? एनिमेलिया। ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। ये मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये बहुकोशिकीय, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय क्या है? यूकैरियोट्स हैं। क्या है? यूकैरियोट्स। देखिए स्टूडेंट, एक वर्ड आपको जरूर आना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा ये। सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया यानी जीव जगत को 5 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, और ये 5 भाग आपके सामने है। मोनेरा सबसे पहले है, मोनेरा यानी प्रोकैरियोट्स, और इसमें आपके कौन से आते हैं? जीवाणु आते हैं, जिसको कहते हैं बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होता है आपके प्रोटोजोआ। फंजाई आपके जो कवक होती है, माइसिलियम है, स्पोरोजोआ है, ये आपके। प्लांटी यानी पादप होते हैं, जो आपके पादप जगत, और एनिमेलिया यानी आपके जंतु जगत। उसके अंदर इसको एक चार्ट में दिखाते हैं, वो चार्ट देखना एक बार। इवोल्यूशन के बेस पर ये चार्ट बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है, आपको पता लग जाएगा इस चार्ट से। ये देख लिया? देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात करें आर.एच. विटेकर का। ये आ गया आपके मोनेरा। इस मोनेरा के बाद में बात करें, ये आपके आ गया प्रोटिस्टा। मोनेरा कैसा है भाई? प्रोकैरियोट्स है। कैसा है? प्रोकैरियोट्स। ये प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स। और ये देखिए एक बार, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये आपके आ गया फंजाई, ये आपके आ गया प्लांटी यानी पादप, ये आपके आ गया एनिमेलिया। और ये सारे क्या है भाई? यूकैरियोट्स। ये क्या है? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स तो ये भी है, लेकिन ये कैसा है? एक कोशिकीय। और ये आपके कैसा आ गया? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। कैसा है? बहुकोशिकीय। तो अपन ओरिजिन जैव विकास की बात करें तो सबसे पहले आता है आपके मोनेरा। मोनेरा के बाद में आता है आपके प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ, तो अपन सबसे पहले बात की कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी, सबसे पहले कौन सा आया अपना? मोनेरा। कौन सा आया था? मोनेरा। इसके बाद में कौन सा आया? प्रोटिस्टा। इसके बाद में कौन सा आया था भाई? प्रोटिस्टा। इसके बाद में प्रोटिस्टा के बाद में आपको देखो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कौन सा आया? फंजाई यानी कवक, प्लांटी यानी पादप, एनिमेलिया यानी जंतु। यही बताया आपको। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा। मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट्स, मत भूल जाना। मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट्स थे। प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और इस प्रोटिस्टा के बाद में बने फंजाई, आपके प्लांटी यानी पादप, और एनिमेलिया यानी जंतु। ये यूकैरियोट्स है।
तो ये भी क्या है, यूकेरियोट्स, क्योंकि यूकेरियोट्स के डेवलपमेंट से यूकेरियोट्स ही बनेंगे, न कि उल्टा काम होगा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से क्या बने, यूकेरियोट्स। और यूकेरियोट्स ये कैसे थे, एक कोशिकीय, कैसे थे, एक कोशिकीय। और ये कैसे बन गए, बहुकोशिकीय। याद हो गई भाई बात, कैसे बन गए, बहुकोशिकीय। तो प्रोटिस्टा के डेवलपमेंट से आपके फंजाई बने, पादप बने और क्या बने, जंतु बने। बात क्लियर। अपनी समस्या क्या आ रही है कि प्रोकैरियोट्स क्या है, ये यूकेरियोट्स क्या है। अभी आपको क्लियर कर देता हूँ पॉइंट में। कुछ एग्जाम्पल बताया मैंने। मोनेरा के एग्जाम्पल आपके जीवाणु आते हैं। इसमें मोनेरा ग्रुप में कौन से आते हैं, जीवाणु। और जीवाणु सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन बन जाता है कई बार। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे, BGA है, BGA है, इनमें कहते हैं इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। क्वेश्चन बना दिया, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल है। नंबर ऑप्शन 1, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स। ऑप्शन 2, बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स। नंबर 3, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, BGA है, नील हरी शैवाल है, एक कोशिकीय यूकेरियोट्स, बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं न देके ये पूछ ले कि एक शैवाल है, एक प्रकार का, एक प्रकार का शैवाल है। अब आंसर कौन सा करके आए, लगता है नीलहरी शैवाल, एक प्रकार का शैवाल, ऐसे मन में आ जाता है और अपनी करके आ जाते हैं। जबकि आपको बताया कि BGA ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है, जीवाणु। क्या है, जीवाणु। और जीवाणु सारे किस में आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स में। जीवाणु किस में आते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स में। तो BGA आपके, जिसको हिंदी में कहते हैं नीलहरी शैवाल, नोस्टॉक, एनाबिना, आपके जो भी जीवाणु जो मोनेरा में है, सारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। बात क्लियर। अब अपने क्वेश्चन वही आ रहा है कि आप सर लिख रहे हैं प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स होते क्या हैं, तो अभी देखते हैं इनको, क्या है प्रोकैरियोट्स और क्या होते हैं यूकेरियोट्स। प्रो कहते हैं प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या होता है, प्रिमिटिव। और कैरियो वर्ड बड़ा है कैरियोन से। प्रिमिटिव को कहते हैं आदिम, प्रिमिटिव को कहते हैं आदिम। और कैरियोन कहते हैं आपके न्यूक्लियस, केंद्र को। क्या कहते हैं, केंद्र को। इसका हिंदी अर्थ होता है आदिम केंद्र की। कैरियोन कहते हैं केंद्र, क्या, केंद्र की। आदिम केंद्रक या आदिम केंद्र की, यानी कि विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं, तो असीम केंद्र की बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, असीम केंद्र की, असीम केंद्र की। यू का अर्थ होता है ट्रू, और कैरियो वर्ड बना है कैरियोन से। और कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस, आपके केंद्र को। कैरियोन किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को, केंद्र को। और ट्रू का अर्थ होता है वास्तविक, वास्तविक केंद्रक। और आदिम केंद्रक यानी प्राचीन काल का केंद्रक, ऐसा केंद्रक जो डेवलपमेंट नहीं है, विकसित प्रकार का नहीं है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और जिसमें वास्तविक विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। कैसा केंद्रक होता है, विकसित प्रकार का क्या होता है, केंद्रक, उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स।
इसकी हिंदी होती है असीम केंद्र की, इसकी हिंदी होती है ससीम केंद्र की। क्या होती है? ससीम केंद्र की। बात क्लियर? इसकी हिंदी क्या होती है? असीम केंद्र की, इसकी क्या होती है? ससीम केंद्र की। अपने तो नाम का अर्थ पता लगा है, ये आदिम केंद्र क्या है, ये वास्तविक केंद्र क्या है। तो अपन इसको सबसे पहले देखें कि केंद्रक, वास्तविक केंद्रक यानी विकसित केंद्र के लिए 4 शर्त होती है। कितनी शर्त होती है? 4। वास्तविक केंद्र के लिए 4 शर्त हैं। सबसे पहला काम है केंद्रक झिल्ली का पाया जाना। केंद्रक झिल्ली का पाया जाना। केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होनी चाहिए। केंद्रक झिल्ली क्या होनी चाहिए? उपस्थित। नंबर 2 केंद्रिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? केंद्रिका। नंबर 3 वास्तविक केंद्र के लिए शर्त है केंद्रक झिल्ली होनी चाहिए, केंद्रिका होनी चाहिए, केंद्रक द्रव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्रक द्रव्य। और चौथा है आपके प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? स्टोन प्रोटीन, या इसको बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ। ये सारी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होनी चाहिए, केंद्रिका होनी चाहिए, केंद्रक द्रव्य होना चाहिए जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, स्टोन प्रोटीन या क्रोमेटिन सब्सटेंस। ये जो 4 चीज़ हैं, अगर वास्तविक केंद्रक होगा तो ये 4 चीज़ होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये नहीं है इसका मतलब वो केंद्र कैसा है? प्रोकैरियोट्स। और अगर ये है तो वो केंद्र कौन सा है? वो सेल्स या वो प्राणी किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में। जिस कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्र द्रव्य, स्टोन प्रोटीन या जो क्रोमेटिन पदार्थ है, स्टोन प्रोटीन या जो क्रोमेटिन पदार्थ है, अगर ये पाए जाते हैं तो वो यूकैरियोट्स प्राणी। और ये जिनमें ये 4 चीज़ नहीं है वो कैसे आएंगे? प्रोकैरियोट्स प्राणी। अब आपको मैं डायग्राम से सिखाऊं कि बैक्टीरियाओं के अंदर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में कैसे आते हैं और अपन यूकैरियोट्स में कैसे आते हैं, या जो पादप है वो यूकैरियोट्स में किस प्रकार से आते हैं। ये 4 चीज़ प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार से है या नहीं है, हमारे अंदर किस प्रकार से वो देखेंगे। ये बैक्टीरियाओं में नहीं है और ये हमारे अंदर है। इसका अपन डायग्राम से आपको सिखाएं तो देखना, ध्यान देना। अपन देखें सबसे पहले ये प्रोकैरियोट्स और ये क्या है? यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले अपन बैक्टीरियाओं का डायग्राम बनाए। सबसे पहले अपन बैक्टीरियाओं का डायग्राम बनाए। बैक्टीरियाओं के अंदर ये इनकी कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं मीजोसोम। यह है कोशिका द्रव्य। और ये इसका डीएनए। डीएनए किसमें फैला हुआ है? कोशिका द्रव्य में। ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। अगर किसी भी कोशिका में अगर डीएनए, ये डीएनए कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है तो इस प्रकार के डीएनए को हिंदी में कहते हैं केंद्रकाप। किसन आ सकता है? केंद्रकाप। क्या कहते हैं? केंद्रकाप। अगर किसी भी जीव का डीएनए कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है इसे कहते हैं केंद्रकाप। क्या कहते हैं? केंद्रकाप। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोइड। ध्यान रहिए, ये इसका कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में कोशिकांगों का क्या होता है? अभाव। कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित। अपन आगे बात करें यूकैरियोट्स की बात करें। यूकैरियोट्स में अपन अगर प्लांट सेल का डायग्राम बनाएं, ये इसकी है कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति। और ये इसकी क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अंदर से फोल्ड होती है, इसे क्या कहते हैं? मीजोसोम। ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली।
ये बाहर वाली कोशिका भित्ति, बैक्टीरियाओं की कोशिका भित्ति कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका झिल्ली अंदर से फोल्ड होती है, जिसे क्या कहते हैं? मेसोसोम। ये मेसोसोम क्या है? ये आपके श्वसन का कार्य करते हैं, क्योंकि जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? इसकी कोशिका झिल्ली जो अंदर से क्या हो जाती है? अंतर्वलित फोल्ड हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? मेसोसोम। इनका डीएनए किस में बिखरा हुआ होता है? कोशिका द्रव्य में। अगर किसी जीव का डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है तो इसे क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। क्या कहते हैं? केंद्रकाभ। तो अपने देखा न तो इसमें केंद्रक झिल्ली है, न केंद्रिका है, न केंद्रक द्रव्य और न स्टोन प्रोटीन। इसमें नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। इसकी बात करें यूकेरियोट्स, तो यूकेरियोट्स में सबसे पहले मैं किसी भी सेल या पादप सेल का डायग्राम बनाऊँ मैं, तो ये पादप कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर होती है ये कोशिका झिल्ली। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका की बात करें तो ये इसकी रिक्तिका है। ये क्या है? रिक्तिका। और ये इसका केंद्रक है। ये क्या है? इसका केंद्रक। और ये इसका कोशिका द्रव्य। ये क्या है? इसका कोशिका द्रव्य। ये क्या बताई मैंने? रिक्तिका, वैक्यूल। ये इसकी कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्लोज या पैक्टोसेल्लोज की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल रिक्तिका। और इसमें ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग कौन से? कोशिकांग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है, गोल्जी बॉडी है, अंतःप्रदेश जालिका है और आपके बहुत से कोशिकांग है। ये सारे इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो अपन बात करें आगे, इस केंद्र को बाहर निकालें और इसको देखें। इस केंद्र का डायग्राम बनाएं, इसको बाहर लेते हैं। ये होते हैं केंद्रक छिद्र। ये क्या है? केंद्र। इस केंद्र को यहाँ से उठाते हैं, बाहर लेते हैं और इसको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इस प्रकार का आता है। ये है केंद्रक छिद्र। केंद्र छिद्र के अंदर ये केंद्रक द्रव्य है और ये इसमें डीएनए है। ये क्या है? डीएनए। और डीएनए पर ये स्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? स्टोन प्रोटीन। और ये आपकी केंद्रिका है। ये क्या है? केंद्रिका। ये केंद्रिका है, ये केंद्रक द्रव्य है। ये दो झिल्लियाँ केंद्र के अंदर, दो झिल्लियाँ हैं, ये आउटर, ये इनर। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो जगह है, स्पेस है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इंग्लिश में कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, प्राकेंद्रकीय अवकाश। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रकीय अवकाश। परिकेंद्रकीय अवकाश, डबल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली के अंदर ये केंद्रक द्रव्य, ये आपका डीएनए। ये क्या है? आपका डीएनए। इसके अलावा ये स्टोन प्रोटीन। ये क्या है? स्टोन प्रोटीन। ये आपका स्टोन प्रोटीन। इसी के अलावा ये केंद्र द्रव्य हो गया, डीएनए हो गया, स्टोन प्रोटीन हो गया। केंद्र द्रव्य कौन सा? ये आपका जो फ्लूइड है इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो अपन बात करें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि न तो केंद्रक झिल्ली होती है, न केंद्रिका होती है, न केंद्र द्रव्य होता है, न आपका स्टोन प्रोटीन या आपके क्रोमेटिन सब्सटेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसी कारण इसी केंद्र के बेस पर अपन दो प्रकार के जीव प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करते हैं। दोबारा देखना, यूकैरियोट्स में आपके मैं पादप कोशिका की बात कहूँ तो ये पादप कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति जो आपकी सेल्यूलोज की बनी थी, इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर ये आपके वैक्यूल रिक्तिका जो
मैंने यहाँ छोटा बनाया है कि पादप का 90% भाग होती है, रिक्ति का कितना परसेंट भाग होती है, प्लांट का 90%। इसके बाद अपने केंद्र की बात की, केंद्र को बाहर निकाला, केंद्र कैसा था, डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आपकी केंद्रिका आ गई, ये आपके केंद्र छिद्र, इसके अंदर केंद्र द्रव्य, और आपका ये डीएनए, ये स्टोन प्रोटीन। अगर किसी कोशिका के अंदर स्टोन प्रोटीन्स, केंद्र द्रव्य, केंद्रिका, केंद्र झिल्ली, ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो विकसित केंद्र, कैसा केंद्र, विकसित केंद्र, जिसको क्या कहते हैं अपने यूकेरियोट्स। और जिनमें नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको ये बताया प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में आपको अंतर बताया। तो आप इसको प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स को किस प्रकार से अपन विभेद करते हैं, तो ये आपको समझना है। और कल इसके बारे में अपन और देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।